अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम 2018 होंडा सिविक के एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल को रीसेट करेंगे। इस एयरबैग मॉड्यूल से क्रैश क्लियर करने के लिए हमें SPC56 AP54 ये जो प्रोसेसर आपको दिख रहा है, इस प्रोसेसर के अंदर ही इसकी रोम होती है। हमने इसकी रोम डेटा को रीड करना है और वहां से इसके क्रैश को क्लियर करना है। इस वीडियो में तमाम इसका प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आपने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने इस प्रोसेसर को रीड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सोल्डरिंग कर दी है। अब ये सोल्डरिंग हमने किस तरह की है, इसके पिन आउट्स हमारे पास कैसे आए हैं, ये सब भी आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ पिन आउट सोल्डर कर दिए हैं। इस एयरबैग मॉड्यूल को रीसेट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ CG100X। जो केबल आपको दिखाई दी जा रही है ये है Pro V2 केबल, जो कि हमारे CG100X के साथ कनेक्टेड है। तो हमने अपने लैपटॉप पे CG100X के यूजर इंटरफेस को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद हमने एयरबैग की सिलेक्शन करनी है और एयरबैग की सिलेक्शन के बाद हमारे पास टॉप पे सर्च बार है। इस सर्च बार में हमने एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल का जो पार्ट नंबर है वो यहाँ पे सर्च कर लेना है। इस एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल का पार्ट नंबर है 77960 TEAZ43M4। तो यहाँ पे हमने इसका पार्ट नंबर सर्च करना है और हमारे पास इसकी कवरेज लिस्ट में चेक करना है। इस पार्ट लिस्ट में हमारे पास ये वाला पार्ट नंबर एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन हमारे पास इससे मिलता जुलता नंबर है H420M4। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो डायग्राम है, इसका जो सर्किट बोर्ड है, ये हमारे एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल के सर्किट बोर्ड से बिल्कुल सिमिलर है और इस पे ही हमने सोल्डरिंग इसी पिन आउट को देख के ही हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है। इसका प्रोसेसर नंबर, इसका बोर्ड नंबर, तमाम के तमाम सब कुछ सिंपली बिल्कुल एक दूसरे से मैच करते हैं। हमारा पार्ट नंबर तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैच नहीं कर रहा, लेकिन हमारा जो प्रोसेसर एंड जो PCB है वो बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रोग्रामर में आएंगे और यहाँ पे प्रोग्रामर में हमने ये वाला MCU सेलेक्ट करना है और इस MCU को हमने रीड कर लेना है। इसकी P फ्लैश एंड D फ्लैश दोनों फ्लैशेस को रीड कर लेना है। जब भी आप एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल का MCU रीड करें तो आप P फ्लैश एंड D फ्लैश को लाजमी रीड करके अपने पास सेव कर लिया करें। ये सेव करने का पर्पज़ इसलिए होता है कि अगर कभी आपसे या किसी और भाई से इसकी फाइल्स करप्ट होती हैं तो आपके पास ये वाली फाइल पहले से सेव होंगी और आप उसको दोबारा से उस MCU को रिवाइव कर सकेंगे। पर सबसे पहले हम P फ्लैश में इसको रीड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रीड डेटा, हमने इसको प्रेस करना है और हमारी जो P फ्लैश है ये रीड हो जाएगी। P फ्लैश को कोड फ्लैश भी या प्रोग्राम फ्लैश भी कहा जाता है। जो MCU का प्रोग्राम होता है, जो डेटा होता है, वो P फ्लैश के अंदर सेव होता है और जो हमारा क्रैश डेटा होता है वो हमेशा D फ्लैश के अंदर सेव होता है। D फ्लैश के अंदर बहुत सारा डेटा होता है, लेकिन जो क्रैश डेटा होता है वो भी D फ्लैश के अंदर ही सेव होता है। अगर आप किसी MCU को क्लोन करना चाहते हैं तो आपको क्लोन करने के लिए P फ्लैश एंड D फ्लैश दोनों की ही ज़रूरत होगी। लेट सपोज अगर हम इस कार के अंदर कोई जापानी मॉड्यूल लगाते हैं जिसका PCB नंबर भी सेम है, उसका स्ट्रक्चर भी सेम है, उसका प्रोसेसर भी सेम है, तो हमारे पास जो पाकिस्तानी की P फ्लैश एंड D फ्लैश की फाइल है ये हम जापानी में राइट कर देंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पार्ट नंबर के MCU की तरह वर्किंग स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आप दूसरा जो MCU क्लोन कर रहे हैं या दूसरा जो कंट्रोल यूनिट क्लोन कर रहे हैं तो उसका PCB के अंदर लगे हुए तमाम कंपोनेंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की तरह सेम टू सेम होने चाहिए। अगर कोई कंपोनेंट नहीं होगा तो वो आपको लगाना पड़ेगा, कोई कैपेसिटर, रेजिस्टर। फिर हमारी P फ्लैश जो है वो रीड हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसको अपने हिसाब से सेव कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव कर दूंगा। फ्लैश हमारी रीड हो चुकी है। अब हमने D फ्लैश को रीड करना है। D फ्लैश को रीड करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि D फ्लैश के अंदर ही हमारा क्रैश डेटा सेव होता है। फ्लैश को रीड करने के बाद हम इसको भी सेव कर लेंगे। इट्स मीन कि हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो सिक्योर हो चुका है। इन केस अगर हमारा जो पार्ट नंबर की स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस है, वहाँ पे हमारा पार्ट नंबर सेम मैच नहीं कर रहा, तो अगर हम वहाँ पे वर्किंग करते हैं, हमारी फाइल करप्ट हो जाती है तो हमारे पास ओरिजिनल फाइल यहाँ पे पड़ी होगी। यहाँ पे हमने ओके प्रेस करना है और ओके प्रेस करने के बाद हम D फ्लैश का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और D फ्लैश को सेलेक्ट करने के बाद हम रीड डेटा कर देंगे। रीड डेटा करेंगे तो हमारा जो D फ्लैश है ये भी रीड हो जाएगा और रीड होने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इस फाइल को सेव कर लें और यहाँ हमारा ये ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारी जो D फ्लैश है ये भी रीड हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं हमारी D फ्लैश जो है वो रीड हो चुकी है, ऑपरेशन कंप्लीटेड आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इस D फ्लैश को भी अपने पास उसी फोल्डर के अंदर सेव कर लेना है। दोनों फाइल्स रीड करने के बाद हम इनको अपने पास सेव कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास जो एयरबैग की जो स्क्रिप्ट है जिसके पार्ट नंबर के अंदर डिफरेंस है, हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे हमने इसके एयरबैग के क्रैश डेटा को करना है और आपको ये भी बता दिया जाएगा कि इन केस अगर आपकी ये स्क्रिप्ट काम नहीं कर रही तो आपने कैसे इस क्रैश को नॉर्मली या मैनुअली इसको इरेज करना है। हमने सेव कर लिया और हम दोबारा से उसी मेन्यू में आ गए हैं जहाँ पे हमने इसका डायग्राम निकाला था। अगर आप
आपके पास CG70 है तो आप इसको वाया कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रिपेयर विद CG70 भी लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास CG100X है तो हम नीचे स्टार्ट ऑपरेशन को प्रेस करेंगे। स्टार्ट ऑपरेशन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इसकी डी फ्लैश को ये मैनुअली रीड करेगा। इस स्क्रिप्ट के अंदर ये पी फ्लैश को रीड नहीं करता। तो आपने अगर पी फ्लैश को सेव करना है तो आपने उसी तरह से MCU में जाके प्रोग्रामर में जाके उसको रीड करना होगा। यहाँ पर हम स्टार्ट ऑपरेशन डिप्रेस करते हैं तो ये डी फ्लैश को नॉर्मली रीड कर देता है और हमें यहाँ पे सेव फाइल का ऑप्शन देता है। यहाँ पे फाइल को सेव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इन केस अगर आप फाइल को सेव नहीं करते हैं तो ये आपकी स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम इसको न्यू फोल्डर बना के यहाँ पे फाइल को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एक मैसेज पॉप अप होगा कि आपकी फाइल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास मैसेज पॉप अप होता है, आर यू रेडी टू स्टार्ट रिपेयर एयरबैग डेटा। तो यहाँ पे हमने ओके करना है। ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ही एयरबैग की फाइल को रिपेयर करके उसको दोबारा से MCU के अंदर राइट कर देगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ सेकंड लेगा और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एयरबैग डेटा है वो रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ से हमने इसको ओके प्रेस कर देना है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपने इसकी रिपेयर फाइल को भी अपने पास सेव करना है तो आप यहाँ पे दोबारा इसको रीड करेंगे और हमारे पास फाइल सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ से दोबारा प्रोग्रामर ऑप्शन में जाके वहाँ पे फाइल को रीड करता हूँ डी फ्लैश को, और हमारे पास जो रीसेट हुई फाइल है वो आ जाएगी। तो आपने उस रीसेट हुई फाइल को अपने पास सेव कर लेना है। दोस्तों इस फाइल को सेव करने के लिए मैं दोबारा से प्रोग्रामर ऑप्शन में जाता हूँ और प्रोग्रामर ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ पे MCU नंबर टाइप करते हैं जो हमारे MCU का नंबर है, और यहाँ हमने इसको सेलेक्ट करके इसको ओपन कर देना है। यहाँ से हम इसको रीड करके डी फ्लैश को रीड करके दोबारा से अपने पास सेव कर लेंगे। हमारा जो पी फ्लैश है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन हमारा जो डी फ्लैश है उसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं क्योंकि वो रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ से हम इसको दोबारा से रीड करके इस फाइल को ओके फाइल के नाम से सेव कर लेंगे, या फिर क्लियर क्रैश या इरेज क्रैश डेटा फाइल के नाम से सेव कर लेंगे इसी पार्ट नंबर के हिसाब से। दोस्तों हमारे पास कोई ऐसा एयरबैग मॉड्यूल है जिसका प्रोसेसर नंबर तो हमारे पास यहाँ पे सपोर्टेड है, हम वहाँ पे उसकी ट्रेसिंग करके उसको सोल्डर करके उसको रीड भी कर लेते हैं, और हमारे पास उसकी रिपेयर फाइल नहीं होती है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको कंपनी को मेल करना है या वो फाइल आपने कंपनी को सेंड करनी है, वो आपको रिपेयर करके फाइल को दोबारा से बैक सेंड कर देंगे। तो इसके लिए आपने सिर्फ डी फ्लैश वाली डेटा की फाइल उसको सेंड करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो ओके फाइल है ये हमने रीड कर ली है, इसको भी हम यहाँ पे अपने पास सेव कर लेते हैं। फ्यूचर अगर आप Z43 वाले एयरबैग मॉड्यूल को रिसेट करना चाहते हैं तो आपने इस फाइल को सिंपली डी फ्लैश के अंदर राइट कर देना होगा। इन केस आपके पास कोई और टूल है जो इस MCU को रीड एंड राइट कर सकते हैं लेकिन आपके पास रिपेयर फाइल नहीं है, तो अब आपको ये बताएंगे कि आपने उस फाइल को रिपेयर कैसे करना है। पार्टीशन में जहाँ पे हमारा CG100X इंस्टॉल होता है वहाँ पे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है hexeditor.exe पे हम दोनों फाइल को, क्रैश फाइल को और रिपेयर फाइल को, दोनों को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा क्रैश डेटा कहाँ पे स्टोर होता है। तो ऊपर से हमने दोनों फाइल्स को ओपन कर दिया, ऊपर से हमने कंपेयर डिप्रेस करना है और हमने दोबारा से शो कंपेयर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम शो कंपेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोनों फाइल का जो डिफरेंस है वो सामने आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे हमारी क्रैश फाइल है और राइट साइड पे हमारी जो क्रैश इरेज फाइल है, मतलब जो रिपेयर फाइल है वो राइट साइड पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे हमारा जो डिफरेंस होगा वो हमारा हाईलाइट हो चुका है। इसे हम स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे हम जो डिफरेंस है जो क्रैश फाइल के अंदर और रिपेयर फाइल के अंदर वो चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं इस पॉइंट पे इसने सबको जो हमारे हाईलाइटेड है यहाँ पे इसको 0 कर दिया गया है, इसको क्लियर कर दिया गया है। और 3 जगहों पे इसने एडिटिंग की है, एक इस जगह पे इस पॉइंट के ऊपर एडिटिंग की है। और अब हम इसको स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारी एडिटिंग हुई है, यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ भी इसको 0 कर दिया गया है रिपेयर फाइल के लिए। और इससे नीचे जब हम आते हैं तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक और जगह पे चेंजेस हैं, यहाँ पे हमारे पास चेंजेस किए गए हैं। ये देख सकते हैं इसको, ये है। तो इस जगह पे भी इसको 0 कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, बेनिफिशियल होगी। आपके लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका भाई आपके साथ मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।